नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यूपीएससी मेंस 2025 के एनालिसिस के इस सीरीज़ में नेक्स्ट कड़ी पे अब हम पहुंचते हैं, जो है पेपर 1 का एनालिसिस। बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही डिफरेंट सा पेपर था, पर फिर भी काफ़ी इट वाज जस्ट फॉलोइंग द लास्ट ट्रेंड्स ऑल्सो, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट वाला कॉम्बिनेशन था कुछ। चलिए देखते हैं। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो देयर वाज नो बॉम्ब हियर, एवरीथिंग वाज जस्ट द सेम। ज्योग्राफी एज ऑलवेज, इसका सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंड इमर्ज होकर आया है कि ज्योग्राफी में हमारे 100 क्वेश्चन आए थे पिछले बार की तरह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। और ये भी इट वाज इक्वली डिवाइडेड, 50 मार्क्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड 50 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सोसाइटी 75 मार्क्स का था, गुड। मॉडर्न हिस्ट्री डायरेक्टली 15 मार्क्स के आए थे। आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चन, 45 मार्क्स टोटल। इसमें भी डिवाइडेड था, एक एक 15-15 मार्क्स के फॉर मॉडर्न, मिडेवल एंड एंशियंट। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो काफ़ी क्लियरली और इक्वली डिवाइड किया था इन्होंने। ये अनएक्सपेक्टेड था। जनरली हर बार इस ट्रेंड में क्या होता था कि ऑल्टरनेट ट्रेंड चलता था, कभी इस बार इसका क्वेश्चन आता था, कभी उसका। पर इस बार दोनों का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जिसने भी इसे नज़रअंदाज किया होगा वो फंसेगा, क्योंकि इसके इजी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी इजीली डील हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसका टोटल 30 मार्क्स आया था, अगेन 15-15। तो काफ़ी इक्विटेबल डिवीजन था, फॉलोइंग द ट्रेंड, सेम सेम, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। पर आगे देखते हैं डिफरेंट क्या था। इसके बाद हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस को डील करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। और हम उसको कुछ पैरामीटर्स में देखेंगे, रफली वो कुछ पैरामीटर्स में होगा। एक उसका होगा डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल उसका डिसाइड करेंगे। और डिफिकल्टी लेवल का होगा कि क्या वो पीवाईक्यू बेस्ड था, पहले वो पीवाईक्यू में आ चुका है क्या वो थीम। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू में वैसे तो नहीं होते हैं, पर एक सीरियस कैंडिडेट उसकी तैयारी करता है, मेजर इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में तैयारी कराते हैं, एंड जो एक जनरल जो बैठता है मेंस के लिए उसको वो पता होता है, तो एक्सपेक्टेड होता है वो एरिया, तो वो इजी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है तो। एंड देन थर्ड चीज जो हम इसमें देखेंगे डिफिकल्टी लेवल में, वो देखेंगे कि इसका लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है। क्योंकि यूपीएससी में एक बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि यहाँ पे आके बैठना, एनालिसिस करना इज़ वेरी इजी टास्क। बट अगर उसका लेवल ऑफ एनालिसिस एंड उसका फ्लेवर अगर डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा भी यूपीएससी के क्वेश्चन का, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू डील विथ इन द एग्जाम, एंड इट ऑल्सो गेट्स लेंदी। सो वो इन पे हम डिफिकल्टी लेवल समझ लेंगे। एंड हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे पास्ट में, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो, डिफिकल्टी लेवल के बाद हम कुछ पिंचिंग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पिंचिंग पॉइंट्स यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे हम, कि ये जो पॉइंट्स हैं, यूपीएससी जनरली क्या करता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स या ऐसे कुछ डोमेन्स, डायमेंशंस रखता है जो अगर कोई ध्यान ना दे तो वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। एंड दे आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, पिंचिंग पॉइंट्स। वो मतलब किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करेंगे, वो किसी भी तरीके से। बहुत सिंपल दिखेगी चीज़ें, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो एक पिंचिंग पॉइंट वाला एस्पेक्ट आएगा। उसके बाद हम ये डील करेंगे कि एक एक क्वेश्चन का एक मिनी अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से इसे अप्रोच किया जा सकता था। चलिए फिर इन सारे पैरामीटर्स पे हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑफ कोर्स इट वाज 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक इससे इजी क्वेश्चन इस पेपर में कोई और है। वेरी मच एक्सपेक्टेड पार्ट, हरप्पन आईवीसी, बहुत एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? 100 साल हो गए उसको, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स ऑफ आईवीसी हो चुके हैं इसको। दयाराम साहनी जी ने इसे एक्सप्लोर किया था, डिस्कवर किया था एक्चुअली, ठीक है। और इसके सेलिएंट फीचर्स पूछा है, बहुत कोई डिफिकल्ट, कोई जटिल कुछ सवाल नहीं किया है, सेलिएंट फीचर पूछा है। बट एक छोटा सा पिंचिंग पॉइंट है, आर्किटेक्चर। अगर आपने ये मिस कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो आप इतना बढ़िया क्वेश्चन जिसमें सब
सीरियस कैंडिडेट स्कोर कर जाएंगे, आप इस पर मिस कर जाओगे, बिकॉज आर्किटेक्चर पूछा है, सिर्फ आपको आर्किटेक्चर, नो पॉटरी, नो डिस्कशन ऑफ पॉटरी, नो डिस्कशन ऑफ स्कल्पचर, ये सारी चीजों का हमें डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ आर्किटेक्चर के बेसिस पे करना है, और हमें उसके सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करना है कि उस पे, उसके आर्किटेक्चर से उसकी सोसाइटी के बारे में हमें क्या पता लगता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा एंड ऑल। आप उसको प्रेजेंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। तो इन सारे डायमेंशंस पे आप डिस्कस करेंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आप इसको देखेंगे कि कंट्रीब्यूशंस पे डिस्कशन था, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसे भी इंडिकेट आईवीसी को ही किया गया है, इसका डिक्लाइन का रीजंस है, बट ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब अगर हम एंशिएंट पढ़ते हैं तो हम आईवीसी को मिस नहीं करते, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। बट एक और एस्पेक्ट है, कुछ लोग मिस करके चले जाते हैं आर्ट एंड कल्चर को, कि पढ़ा तो लिया ही है प्रीलिम्स में, वो भी यहाँ पे मार्क आएंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करेगा एक सीरियस कैंडिडेट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन आर्ट एंड कल्चर से, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, दिस इज कनेक्टेड टू टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ये थीम फिर भी आया है, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, पर अकबर के कंटेक्स्ट में नहीं आया है। एग्जामिन करना है हमें, इसके वेरियस डायमेंशंस को देखना है एंड एनालाइज करना है, उन डायमेंशंस को कंपेयर करना है, एग्जामिन करना है बेसिकली, ठीक है। तो उसका अपन अगर देखें तो पीवाईक्यू के एस्पेक्ट्स में देखा जाएगा तो यस, फेंट लिंक टू द पीवाईक्यू यस है, एंड काफ़ी एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है, बिकॉज रिलीजियस टॉलरेंस काफ़ी इसमें मटेरियल बनता ही है, काफ़ी मटेरियल रहता है इसका। तो यस, वी कैन इजीली से दैट दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बट थोड़े से इसमें पिंचेस थे, उस पर हम डील करते हैं, बात करते हैं। तो आई शुड थिंक इट इज अ इजी क्वेश्चन लीनिंग अ लिटिल टुवर्ड्स मीडियम, इजी क्वेश्चन लीनिंग अ लिटिल टुवर्ड्स द मीडियम। मेन एस्पेक्ट्स में अपना सुलह कुल हो गया, सुलह ए कुल आपको इस पे डिस्कस करना है। देन दीन इलाही, इलाही पे डिस्कस करना है। देन राजपूत के साथ जो इनकी डिप्लोमेसी थी, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, इस पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। और इसको एग्जामिन करेंगे, एंड दैट विल बी अ लिटिल बिट पिंचिंग पार्ट। एग्जामिन करना इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, बहुत एक्सपेक्टेड था। काफ़ी टेम्पलेट्स बने होंगे सीरियस कैंडिडेट्स के। नेक्स्ट पे जाते हैं। द स्कल्पचर्स filled the Chandela art form with sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate, एग्जाम्पल भी देना होगा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन के साथ। चंदेला आर्ट फॉर्म, एज यू नो, खजुराहो बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसको देखा जाए तो ये मैं एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, पर ये थीम आता था, स्कल्पचर्स का थीम आता था, तो पीवाईक्यू बेस तो मैं नहीं मान सकता इसे। फेंट लिंक बोल सकते हैं, बट पीवाईक्यू बेस तो नहीं था। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, मोस्टली नहीं था, तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था ये। बट बिकॉज ये थीम रिपीट हुआ है, अगर किसी का टेम्पलेट रेडी होगा, स्कल्पचर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देगा वो, और इसके वेरियस एस्पेक्ट जो रेजिलियंट विगर, एरोटिसिज्म पे, इसके इम्पैक्ट पर, जो सोसाइटी के इम्पैक्ट पे, और कल्चरल इम्पैक्ट पे, ठीक है। इस पे अगर अपन डिस्कशन कर लेंगे, क्रिएटिव पोटेंशियल, मेनी थिंग्स आर देयर, जिस पे अगर डिस्कस कर देते हैं और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत मैनेजेबल था 10 मार्कर, बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी 10 मार्कर को मैनेज करने में। तो इसको हम मान सकते हैं इट वाज एक्चुअली नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल, इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड इट वाज मोस्टली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इसको वहाँ जाके डील करना
इन द एग्जाम हॉल वाज वेरी डिफिकल्ट। ऑल्दो यहाँ से अभी हम बोल रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें मैनेजेबल लग रही है, पर आई वुड कंसिडर इट एज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी के छोटे छोटे बॉम्ब पड़े हुए हैं। द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशन, न्यूज में था। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं, चलिए। पीवाईक्यू था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, हाँ था, पर पेपर 3 के कनेक्शन में, पेपर 1 में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड था मैं कहूंगा नहीं, बिकॉज पेपर 1 में कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा इस क्वेश्चन को, बट मैनेजेबल था। हाँ, अगर आप पेपर 1 के फ्लेवर को समझते हैं और आप तुरंत से अपने सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे नहीं चले जाते और तुरंत अपने पॉइंट भरना नहीं चालू कर देते डर के मारे, क्योंकि आपको इसमें पेपर 1 का फ्लेवर भरना है, तो इसमें आप इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट, सीओपी एंड ऑल ज़्यादा नहीं मेंशन कर सकते। आपको इसका सोशल एस्पेक्ट, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट मेंशन करना है। सोशल एस्पेक्ट, माइग्रेशन, जियोग्राफिकल तो आप लिख भी लोगे, माइग्रेशन, पॉवर्टी, इन एस्पेक्ट्स पे डील करना है। क्योंकि अभी अभी ये जो थे, तुवालू एक नेशन था, तुवालू, ये करंट से बहुत अच्छे से लिंक्ड क्वेश्चन था ये। तुवालू एक नेशन था, वो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया टू हाईलाइट इट्स कंसर्न कि भाई हम तो डूबने वाले हैं। वो एक छोटा सा देश है जो सी लेवल से काफ़ी पास हो चुका है, वो थोड़ा सा ही ऊपर है सी लेवल के, एंड इट इज़ गोना सिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको पासपोर्ट दिया है, कई लोगों को उसके बात हुई है उस पर, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था, एंड ये क्वेश्चन इसलिए मैनेजेबल था। बट आप देख रहे होंगे कि जो कंपार्टमेंट्स पहले बने हुए थे वो यूपीएससी इसमें बड़े ही यूनिक वे में ब्रेक कर रहा है। पेपर 1 का कंपार्टमेंट था, पेपर 2, पेपर 3। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि इजी क्वेश्चन था, बिकॉज ऐसा सोचना इन द फिट ऑफ एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट। इतना आसानी से आप नहीं सोच सकते इस एस्पेक्ट्स पे। तो फिर भी पर मैनेजेबल था, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा वो सोच सकता था। तो मैं इसे मीडियम टू हार्ड ही कहूँगा। इट्स वाज मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आर सुनामी? अगेन ज्योग्राफी के बहुत बेसिक्स में से एक है सुनामी। ये आता है क्वेश्चन, बड़ा ही रिपीटेड थीम है। रिपीटेड थीम है पीवाईक्यू, यस पीवाईक्यू तो हाँ बिल्कुल था। एक्सपेक्टेड, यस एक्सपेक्टेड भी था, इसी पेपर में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, आपको उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लिखना है। व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं लिखना है, एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेपर 3 का भी फ्लेवर है। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है सुनामीज वाला, ये पेपर 3 में भी पूछता है। इसको दोनों को नहीं लिखना है आपको, अगेन सोशल एस्पेक्ट लिखना है। उसमें फिर आप इसका एग्जाम्पल के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे इसको एक्सप्लेन करने में एक एग्जाम्पल का यूज करता हूँ, अंडमान आइलैंड में जो सुनामी आई थी ना, उस पर लिंक करते हैं। इससे क्या हुआ था, इससे लॉस हुआ था प्रॉपर्टी का, ठीक है, ह्यूमन लॉस हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था, टूरिज्म का लॉस हुआ था, माइग्रेशन, एंड काफी ट्राइबल्स को भी इसका लॉस झेलना पड़ा था। ये सारी चीजों पे हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो इट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन आई विल से मोर टुवर्ड्स अ मीडियम क्वेश्चन। आई कैन नॉट से इट एज एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से इसमें कुछ पिंचिंग पॉइंट्स थे, कॉन्सिक्वेंसेस पे हमें पेपर 1 के फ्लेवर में करना था, ये तो हमें समझ नहीं होगा। पर स्टिल इट वॉज अ क्वाइट मैनेजेबल वन, मीडियम टू ईजी, बट स्टिल आई विल से इट इज अ मीडियम क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स गो। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया
ये एक ऐसा पार्ट है स्मार्ट सिटी वाला जो 3 पेपर्स का एकदम बीच में आता है, पेपर 1, 2 और 3, तीनों को थोड़ा थोड़ा टच करता है। 3 में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी हो गया, पेपर 1 की तरफ जाएंगे तो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हो गए, पेपर 2 के पास जाएंगे तो थोड़ा सा लीगल एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे इसमें। तो जो स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी, ये भी थीम रिपीटेड है, अर्बनाइजेशन के कनेक्शन में थीम था ये, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सोसाइटी। तो बड़ा ही इसका क्रॉस लिंक्ड क्वेश्चन था ये, काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, क्रॉस लिंकिंग की बहुत अच्छे से इसमें। तो इन्हीं 2 डोमेन्स में आपको लिखना है, ये इसका पिंचिंग एस्पेक्ट होगा कि आपको स्मार्ट सिटी में कुछ भी नहीं भरना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, आपको ये अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में भरना है। जैसे अपन अगर देखेंगे कि ड्यू टू स्मार्ट सिटी कई एरियाज को खाली कराया जा रहा है तो माइग्रेशन हो रहा है, और इन सारे एस्पेक्ट्स को अगेन दोज थिंग्स आप उसमें उसको भर के यू कैन मेक अ गुड क्वेश्चन। इट वाज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड था, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर दिया था क्वेश्चन को, बस इट वाज अ प्रीटी मच मैनेजेबल क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन था ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से, मतलब 1 सेकंड के लिए लगेगा कि पेपर 4 में तो नहीं आएगा। अगेन थीम मैनेजेबल था, थीम पेपर 4 में बिल्कुल मैनेजेबल था, थीम आता रहता है, एथोस और सिविल सर्विसेज बिल्कुल कॉमन थीम है, एथिक्स के पेपर में बहुत कॉमन थीम है। अब एथिक्स के पेपर में कॉमन थीम है, आप एथिक्स भरने की कोशिश करोगे नहीं, उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करना है, थोड़ा बहुत कुछ एस्पेक्ट्स आएंगे जैसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, इन पे कुछ वर्क करेंगे हम, पर इसको कनेक्ट करना है और एलुसिडेट भी करना है, तो आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। इसको कनेक्ट करना है प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस से। एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी के ही कनेक्शन में आ रहा है, ECI के कई रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कई मेजर रिफॉर्म्स जो थे TN शेषन जी के टाइम पे हुए थे। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, ही वॉज एन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। So whatever he did in his term was exemplary professionalism for what Sardar Vallabhbhai Patel envisioned, उन्होंने देखा था सपना सिविल सर्विसेज का। Then nationalistic consciousness, he worked for the democratic principles, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे उन्होंने वर्क किया था ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स के साथ हम इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 150 मार्क्स है, मैनेजेबल है, आई वुड से। एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं इसको ये भी नहीं बोलूंगा कि PYQ, इसके कनेक्शन में कोई PYQ था ना, नो PYQ का कनेक्शन, बट हाँ मैनेजेबल क्वेश्चन था, तो इसे मीडियम से हार्ड की ओर बोलेंगे। आई वुड रैदर पुट इट ऑन द डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, डिफिकल्ट साइड में पुट करूंगा मैं इसे। इट वॉज अ प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन, रिपीटेड थीम है ग्लोबलाइजेशन, results in only a aggressive consumer culture? एक्सपेक्टेड तो था, कंज्यूमर कल्चर में एक्सपेक्टेड होता है, ग्लोबलाइजेशन भी क्वाइट एक्सपेक्टेड था, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो था, पर इसमें एक कैच है, पिंचिंग एस्पेक्ट है ओनली। मतलब क्या आप सोचते हैं कि वैश्वीकरण केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति का कारण बनता है? अपने उत्तर को उचित ठहराइए, जस्टिफाई करिए, ठीक है। तो आप इसको 2 में डिवाइड करते हैं, एक तरफ एग्रेसिव, हाँ भाई एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म का सपोर्ट करता है ये, उस कल्चर को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। फिर आप दूसरे में कि नहीं, सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म नहीं करता है, ग्लोबलाइजेशन भी करता है, तो कल्चरल इंटीग्रेशन करता है, कल्चरल इंटीग्रेशन करता है ये, ठीक है। इस एस्पेक्ट को दोनों को लिखना होगा। अगर ओनली मिस करते तो ये क्वेश्चन अधूरा रह जाता। ये एक पिंचिंग पॉइंट है जो
अगर आप डर गया तो मर गया वाला हिसाब है इसमें। अगर आप किसी भी तरीके से घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में तो ये तो हिसाब का हो जाता आपका। बट क्वाइट मैनेजेबल क्वेश्चन, बट आई विल से प्रीटी मच इसको मैं मीडियम के कैटेगरी में डालूंगा। इट वॉज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, मैनेजेबल था, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। महात्मा ज्योतिराव फुले's राइटिंग्स, हम सब पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ज्योतिराव फुले वेरी मच एक्सपेक्टेड एरिया, ठीक है। पीवाईक्यू नहीं आए हैं, पर थिंकर्स में इट्स गुड, हम पढ़ते भी इनके बारे में। पर यहां पे इन्होंने एक शब्द का यूज किया, सबअल्टर्न क्लासेस। ये किसी को ना फियर दिला सकता है, थोड़ा डर करा सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है, बिकॉज हर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता है। पर अगर आपने एक चीज़ की होती, जो एक प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। अगर किसी ने उसका हिंदी वाला पढ़ा होता तो वो आराम से इस क्वेश्चन को समझ जाता। पर यहाँ पे एक और कैच है, एक और पिंच है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो है 250 वर्ड। और इसको भी समझिए, इन्होंने और नैरो डाउन किया है कि आप कुछ भी ना लिख दो। इन्होंने नैरो डाउन कैसे किया है? एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करना है, ठीक है ना, राइटिंग्स के बारे में बात करना है, इनके इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना है और उस पर डिस्कस करना है। अब आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन डील करने लायक आई डोंट थिंक कि आपके पास रेडी टू ईट मटेरियल होगा इसमें, आप इसको नहीं डील कर पाएंगे। एंड इट इज अ प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई विल नॉट से इजी, थोड़ा सा मीडियम की तरफ फिर भी टिल्ट है क्वेश्चन का, बिकॉज एक्सपेक्टेड लाइंस पे आप कुछ तो लिख दोगे, पर आई विल नॉट से कि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और थोड़ा मीडियम टिल्ट है, लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई मस्ट से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी ने जो एक्सपेक्टेड एरियाज होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पार्ट जो सब पढ़ के जाते हैं, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। और जो अनएक्सपेक्टेड एरिया से, जिससे ज़्यादातर लोग पढ़ के नहीं जाते, आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा मिस आउट कर देते हैं, उन एरिया से काफ़ी ईजी है। और अभी तो चलिए देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। लीजिए आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। That trace the India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education, international relation. नैरो डाउन कर दिया। स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अनुक्रमण कीजिए, है ना, ठीक है। सो इसमें बेसिकली डिस्कस करना है कंसोलिडेशन के प्रोसेस में जो कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स हैं, भूदान आंदोलन, ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पंचशील, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सारे पे लिखना है। काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपने इसको छोड़ा नहीं होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन को, तो इन पे भरने के लिए 250 वर्ड काफ़ी मटेरियल आप ला सकते हो, और बहुत इजीली। तो ये काफ़ी, मैं बोलूँगा कि इजी क्वेश्चन था ये, पर क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑल्दो एक्सपेक्टेड नहीं था ये क्वेश्चन, मतलब लोग इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सोचे थे इस पार्ट से शायद इस साल नहीं पूछेगा, इस वजह से ये थोड़ा मीडियम की ओर टिल्ट करता है। पर कोई अगर पढ़ के आया है, किसी भी पार्ट को उसने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसको आप नोट करिए, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो नोट करें कि किसी भी पार्ट को, किसी एरिया को छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेरी मच एक्सपेक्टेड एरिया, बहुत एक्सपेक्टेड एरिया है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूछता रहता है इस एरिया से, ठीक है। एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसका रेलेवेंस कहाँ पे आ जाता है? अपने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, और इसके काफ़ी डायमेंशंस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिबर्टी, कुछ कोर प्रिंसिपल्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जिस पे वर्क कर रहा था, एंड देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन इट इन 250 वर्ड इफ यू हैव स्टडीड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप मिस करोगे तो मिस हो जाएगा, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन था, इसमें सीरियस कैंडिडेट मार देगा। नेक्स्ट ज्योग्राफी का समझे, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन था।
चलिए इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं. गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स. फर्स्ट पार्ट हमारा, हमें एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स का. एक्सपेक्टेड था. क्यों? क्योंकि आर्कटिक रेस चालू हो चुकी है एनर्जी के लिए. केजी बेसिन जो है हमारा इंडिया का, उसमें भी काफ़ी बातें हुई थी, डिस्कशंस हुए थे ऑयल के लिए. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो एक्सपेक्टेड था, पर देयर इज अ गेट बट इन फ्रंट ऑफ इट. पेपर 3 में, पेपर 1 में बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. अगेन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स आर ब्रोकन. ठीक, उसमें भी आप देखिए कैसे ये डीप जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व. ठीक है ना, तो आपको पेपर 3 का फ्लेवर अगेन नहीं देना है, ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को डील करना है इसमें. ठीक, फिर हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर ऑकरेंस. इन दोनों के बीच में एक सेकेंड एस्पेक्ट जो इसमें आ रहा है, इन दोनों के बीच में आपको समझना है, एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है. ठीक है, वो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में. अगेन ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. ठीक है, पेपर 3 का क्वेश्चन नहीं है, और वो भी 250 वर्ड्स में लिखना है. तो आई मस्ट से कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं था. इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन. इतना लेवल ऑफ एनालिसिस करना, स्पेशली ये लेंदी बना देगा पेपर को. ये आंसर लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन, इसमें सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. इट विल बी अ प्रीटी लेंदी क्वेश्चन, बट ज्योग्राफी वालों के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. दे विल बी इजिली एबल टू डील विद इट, पर उनको भी एक लेवल ऑफ एनालिसिस तो करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. Discuss the distribution and density of population in Ganga river basin. ये aspect और distribution density of population ये हुआ है, इस पे डिस्कशन पहले हुआ है. PYQs ऐसे आए हैं, PYQs आए हैं इसके. ठीक है, बट गंगा रिवर बेसिन पे इसका कनेक्शन नहीं आया, ये करंट से कनेक्टेड था. ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. ठीक, अगेन थोड़ा सा पेपर 3 का फ्लेवर है क्वेश्चन में, पर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज बता दिया. ठीक है ना, और आपको इसका डिस्कशन करना पड़ेगा पूरे गंगा के रिवर बेसिन. आओ, जो पूरा हिमालय से निकलती है, देन इट गोज ऑल डाउन, उसके अलग अलग स्टेजेस पे डिस्कशन करना पड़ेगा, अलग अलग ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे, एंड सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे भी डिस्कस करना पड़ेगा आपको. डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे भी डिस्कस करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो प्रेटी मच आई मस्ट से कि इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन. मीडियम टू डिफिकल्ट लीनिंग्स है इसकी, पर मैनेजेबल था. ज्योग्राफी ऑफ कोर्स यू हैव टू, अगर पेपर 1 करना है तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आपको वो अच्छे से कंप्लीट करना है और वो उसको डील कर लेगा, पर प्रेटी मच डिफिकल्ट वन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. फिर से वही बदमाशी. कुड नॉट कम इनटू कनेक्ट विथ पुअर पीपल्स नीड इन अ कंट्री लाइक इंडिया. कमेंट 250 वर्ड में. ठीक है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, अगर आपको मतलब पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए सतत विकास प्राप्त करना भारत जैसे देश में गरीबों की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य, भारत जैसे देश में गरीबों की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता. टिप्पणी कीजिए. ठीक है, इसका जो मेन कोर है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एक काफ़ी अच्छा रामचंद्र गुहा का नैरेटिव है जिस पे डिस्कशन होता है. उन्होंने उसको समझाया है कि जो यूरोप का जो आइडिया ऑफ कंजर्वेशन है एंड द वे यूरोप हैज टेक्स इट, द सेम वे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैन नॉट टेक इट, बिकॉज यूरोप के लिए इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट कंजर्वेशन, पर फॉर अस इट इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ कंजर्वेशन, इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ सर्वाइवल.
तो अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, if we have to achieve that kind of growth, we will have to increase our energy consumption, and it cannot be in sync with environmental protection. तो इन दोनों को काफी कंपेयर करते हुए कई एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट्स में हमें इसका आंसर लिखना था. इसे मैं नहीं कहूंगा इजी क्वेश्चन था, इट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड. एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था. पीवाईक्यू, इसके पीवाईक्यू यहाँ पे नहीं आते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसका कनेक्शन कम ही है, बहुत कम है. ठीक, चलिए, थीम का कनेक्शन हो सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ का, बट ओवरऑल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये डायरेक्टली तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था. तो मैं ऐसे बोलूंगा फेंटली लिंकिंग टू द पीवाईक्यू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाउ डू यू अकाउंट, अगेन एक कॉन्ट्रास्ट पे डिस्कस करता है. हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी. ये भी करंट से लिंकेज था, काफी हेल्थ कंसर्न्स आ रहा है, फिट इंडिया, ये सारी चीजों पे डिस्कशन हो ही रहा था. इलस्ट्रेट योर आंसर विथ इंडियन एक्सपीरियंस. आधुनिक समाज में बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद फास्ट फूड उद्योगों की वृद्धि का आप कैसे हिसाब देते हैं? अपने उत्तर को भारतीय अनुभव के साथ स्पष्ट कीजिए. अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एक कोर जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, जो हम कॉन्ट्रास्टिंग दो आर्गुमेंट्स जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलेंगे हम उसको, डेवलपमेंट वर्सेस, नहीं एक्चुअली ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट होगा. सॉरी, इसको कट करना, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, कट. चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगेन दो आर्गुमेंट्स के बीच में लाया है इसने, कट करना फिर से. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज. फास्ट फूड इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ग्रो कर रहे हैं, ऑल्दो देयर आर हेल्थ कंसर्न्स. ठीक है, गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है, इन द मॉडर्न सोसाइटी. ठीक है, इलस्ट्रेट योर आंसर विद इंडियन एक्सपीरियंस. अब इसमें आप देखेंगे कि एक आर्गुमेंट निकल के आ रहा है, दैट इज ग्रोथ वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट. बिकॉज एक तरफ तो हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए, वो श्रिंक ना हो जाए, इसका हमें डर है. और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फास्ट फूड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब चाहिए. ये सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ. अब ये सारे इंडस्ट्रीज इंटरलिंक्ड है, उसके साथ साथ हमें हेल्थ भी चाहिए. ठीक है, तो इसको हमें काफ़ी अच्छे से, इसका इफेक्ट क्या होगा कंसर्न्स विद द मॉडर्न सोसाइटी, इसको काफ़ी अच्छे से कई डायमेंशन के साथ हाईलाइट करना है. अगेन पेपर 1 के टोन के साथ इसे काफ़ी अच्छे से इलस्ट्रेट करना है इंडियन एक्सपीरियंस के साथ. एंड इट विल बी नॉट एन ईजी क्वेश्चन, सर्टेनली नॉट एन ईजी क्वेश्चन, इट विल बी अ मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस. दो एक्सिस क्या है? दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एक तो डिस्प्लेसमेंट का, एक तरफ से आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो ट्राइबल्स को, एंड देन रिहैबिलिटेशन का. ठीक है, गिव योर ओपिनियन. ठीक है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है. क्या भारत में आदिवासी विकास दो धुरों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द घूमता है? अपना मत दीजिए. ठीक, अब कई लोग इसको कह रहे हैं कि ये रिपीटेड थीम नहीं है. मैं बोलूँगा नहीं, फेंटली कनेक्शन था. पहले ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो इट वाज फेंटली कनेक्टेड, बट इस तरीके से नहीं आया है. कुछ लोग बोल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी से बहुत लिंक है, एंथ्रोपोलॉजी वाले इसे अच्छे से डील कर लेंगे. हाँ, डील कर लेंगे ऑफ कोर्स, बट इसे जीएस से भी आराम से डील हो सकता है. बट हाँ, पेपर 1 में इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ. डिस्प्लेसमेंट, अगेन माइग्रेशन एंड ऑल, कि एक तरह आप उनको माइग्रेट करा रहे हो, डिस्प्लेस करा रहे हो. देन रिहैबिलिटेशन के भी कई एस्पेक्ट्स आए, इसको आप काफ़ी स्कीम्स के भी मेंशन कर सकते हो. एकलव्य मिशन है ना, इन सारे में करके काफ़ी इसके काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे. बट यू हैव टू टेक केयर कि वो पेपर 1 के ही डोमेन में रहे. ठीक है, तो दिस वाज आल्सो वेरी
आई मस्ट से मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक, हियर वी कम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब एक ओवरऑल, अब हमें कुछ एक ओवरऑल ओवरव्यू तो मिल ही गया टोटल। चलिए अब हम कुछ की टेक अवेज देखते हैं, हमारे एनालिसिस के बाद कुछ निष्कर्ष निकलता है उस पर देखते हैं। जो एक डिफरेंट चीजें थी जो इस बार यूपीएससी ने अलग किया, व्हाट वाज डिफरेंट दैट अब इन्होंने वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं रखे। ठीक है, इंसुलेटेड नहीं है अब पेपर, ऐसा नहीं है। ये कोशिश वैसे भी कर रहे थे, इट वाज हैपनिंग, बट नाउ इस बार बहुत एविडेंट था कि अब इंसुलेटेड नहीं रह गया। पेपर 1 का पेपर 2 में, पेपर 2 का पेपर 3 में ऐसा आ सकता है। अब इसके लिए आप रेडी रहेंगे। एनालिसिस डीपन होते जा रहा है। आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा कि ये पुश कर रहा था कि यू डू अ डीपर एनालिसिस, नैरो डाउन करो अपने एनालिसिस को। ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें सेम थी, ट्रेंड्स ऑलमोस्ट फॉलो हुए, ट्रेंड्स फॉलो हुए। एक ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि पीआईसी और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके क्वेश्चंस ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो आ गए। तो ये अगेन हमें ये बताता है कि सारे क्वेश्चन, सारे एरियाज को हमें ठीक से देखना है, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। बट ओवरऑल ट्रेंड फॉलो हुआ, मार्किंग ट्रेंड फॉलो हुआ। ऐसा नहीं था कि मार्किंग ट्रेंड वाज डिफरेंट, मार्किंग ट्रेंड ऑलमोस्ट फॉलो हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के थीम्स भी काफ़ी रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं है थीम्स बिल्कुल नए नए थे, कहीं नए से ले आया था, थीम्स काफ़ी रिपीट हुए। एंड आई मस्ट से कि जो ओवरऑल मुझे समझ में आ रहा है, इट वॉज अ मीडियम टू हार्ड पेपर, इट वॉज नॉट अ वेरी इजी पेपर। सो एक मीडियम टू हार्ड पेपर था। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ दिस सेशन। आशा करता हूँ कुछ आपको सीखने को नया मिला होगा इसमें, एंड इट विल हेल्प यू इन द फर्दर प्रिपरेशन। एंड जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है उनको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिला होगा इस पेपर का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेपर 2 के एनालिसिस के साथ। तब तक जय हिंद, थैंक यू।